नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग फिर से जो फ्री में टेस्ट सीरीज़ आपको मैं करवा रहा हूँ उसका अगला वीडियो है ये। और इम्तिहान पब्लिकेशन का भी हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग ज्योग्राफी का टेस्ट करेंगे। ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी के हिस्से कंप्लीट करेंगे। उसके 60 से 70 के करीब एमसीक्यू होंगे और हर पेपर में कम से कम कोशिश कीजिए कि 75 एमसीक्यू में से आपके 70 से प्लस सही होने चाहिए। क्योंकि देखिए, एक भी एमसीक्यू इसमें ऐसा नहीं रहता है जो बेसिक टॉपिक से ना हो। हर टॉपिक का बेसिक मुद्दा में उठा के सवाल दिया हुआ है और वही आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो इसलिए उसको सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। पिछले वीडियो में कुछ बच्चों को डाउट हो गया था। देखिए, जो भी डाउट होता है अपनी संदेह कमेंट किया कीजिए। मुझे कोई हर्ज नहीं होता किसी के भी डाउट को, या मुझसे कुछ गलती हो जाती, मिस्टेक हो जाता है तो उसको सुधार करने में। कोई भी आदमी अगर ये क्लेम करता है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वही 100% सही है, तो वो या तो भगवान होता है या तो वो झूठ बोल रहा होता है। तो देखिए, कल मैंने आपको जो टेस्ट करवाया था उसमें था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग ले सकता है। ओके, उसमें था कि सारे राज्य ले सकते हैं, यूटी में दिल्ली और पुदुचेरी, और उसमें जम्मू कश्मीर भी था। तो जम्मू कश्मीर मैंने सही मारा था। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जम्मू कश्मीर जो है ये यूटी अब घोषित हो गया है। क्या हो गया है? यूनियन टेरिटरी घोषित हो गया और विधानसभा वाला यूटी घोषित हुआ है। ओके, अभी वहाँ पर विधानसभा सक्रिय नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है। वहाँ पर जो अभी परिसीमन आयोग है वही काम कर रहे। परिसीमन आयोग ने अपना रिपोर्ट दे दिया है। जिस दिन वहाँ पर विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाता है, वहाँ के विधानसभा के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में भाग लेंगे। पहले भी भाग लेते थे और फिर से जब विधानसभा चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद ही भाग लेंगे। बीच में चूंकि 2019 में 370 के अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया है। अभी वहाँ पर विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, अभी वहाँ पर उपराज्यपाल शासन करते हैं, इसलिए वहाँ पर अभी वहाँ के सदस्य जो हैं वो चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर अभी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि क्या राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोग भाग ले रहे हैं, तो चुनाव आयोग के वेबसाइट के हिसाब से और आरटीआई डाला था उसके हिसाब से अभी जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आने वाले समय में भी भाग लेंगे, पहले भी भाग लेते थे, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ दिन पहले ही मैंने अपना नया चैनल शुरू किया है, स्टडी फॉर ज्ञान। एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन चैनल है ये। 570 लोग जुड़ चुके हैं। 5 ही वीडियो डाला अभी तो मैंने, और इस पर अंतिम जो वीडियो था, मतलब अभी जो लेटेस्ट वीडियो है, कल आपको फिर से मैं डाल दूंगा। तो उसमें लेटेस्ट वीडियो है कि भारत सरकार ने अपना नया OS बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया माया, जिसको जाकर आप जरूर देखिए। छोटे सवाल हैं, 100 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि माया सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए, इसको क्यों बनाना पड़ गया, और 6 महीने के अंतराल में ही भारत सरकार ने इसको बनवाया है। इतनी जल्दबाजी में बनवाया है तो क्यों बनवाना पड़ गया है, ऐसे कौन से कारण थे, इन सभी को आपको डिटेल में इसमें जानने को मिलेगा। तो एनालिसिस अगर आपको बढ़ाना है अपना और विश्लेषण की क्षमता बढ़ाना है तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट। ओके, पहला सवाल है, बहुत ही स्टैटिक ज्योग्राफी है, बहुत ही ज़्यादा डीप ज्योग्राफी फैक्ट पूछा हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब ग्रहाणु से जन्म हुआ है। ग्रहाणु का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना और जो होता है, जो ग्रह वगैरह के निर्माण हुए हैं, वो तप्त गैसीय निहारिका से नहीं बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। गर्म गैसीय निहारिका से ना होकर बल्कि एक ठोस पिंड से पृथ्वी और सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है। कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखिएगा। अलग अलग कॉन्सेप्ट सभी ने दिया हुआ है, बस एक बार आपको ध्यान रखने किसने दिया है। बाकी डिटेल में कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अंतिम जो है हम लोग क्या मानते हैं, बिग बैंग सिद्धांत को ही मानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति वगैरह के लिए। तो इसको ही ध्यान में रखना है हमें। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? चैम्बरलिन और मोल्टन ने इस सिद्धांत को दिया है। ओके, अगला मैच करना है आपको, सही मिलान कीजिए। जीवों का पर्दापण और मत्स्य युग, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण, गोंडवाना क्रम के कोयले का निर्माण, किस युग में किसका निर्माण हुआ है? एक बार खुद से मैच कीजिए, बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जीवों का जो पर्दापण हुआ है वो है कैम्ब्रियन युग में। ओके, उसके बाद से मत्स्य युग रहा है आपका, सिल्यूरियन युग को कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ है डिवोनियन शक में। गोंडवाना क्रम के कोयलों का निर्माण हुआ है कार्बोनीफेरस युग में। ओके, कार्बोनीफेरस को भी अगर आप मिला लेते तो आपका आंसर के करीब करीब में तो पहुंच ही जाते। अगला है, निम्नलिखित में किस महाकल्प को सरीसृपों का युग कहा जाता है? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेसोजोइक महाकल्प को कहा जाता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, किसी आंसर पर डाउट होता है, मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। मास्टर गलती करेगा तो वो क्षम्य हो जाएगा। आप गलती अगर करते हैं तो एग्ज़ाम में तो आपका नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी। इसमें किसी में भी डाउट हो निसंदेह कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा जो भी समय मिलेगा, या अगले वीडियो में करेक्ट कर दूंगा। ओके, जैव विकास के क्रम में सरीसृपों से उड़ने वाले प्रथम ऑर्कियोप्टेरिक्स
विकास किस काल में हुआ है? काल को ही शक कहा गया है ऊपर। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ये जुरैसिक युग में सरीसृप से उड़ने वाले जो प्रथम जीव थे उनका विकास हुआ। मतलब कि इसको सामान्य भाषा में अगर समझना होगा तो ज़मीन पर रेंगने वाले से उड़ने वाले जीवों का विकास किस क्रम में हुआ है? तो जुरैसिक युग के आसपास इसको माना जाता है। ओके, निम्न से किस काल को मानव युग की संज्ञा प्रदान की गई है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होलोसीन काल को कहा जाता है। होलोसीन काल को कहा जाता है। होलोसीन, इस काल को मानव युग की संज्ञा प्रदान की जाती है। जलवायु में परिवर्तन और शुष्कता के कारण उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया के मध्य स्थलों का उदय हुआ और इस काल में ही मनुष्य पशुपालन और कृषि का कार्य करना प्रारंभ किया गया था। ओके, महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। महासागर के नीचे, देखिए महासागर के नीचे जो भूपर्पटी है इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर बोला गया है। महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। आपको ये तो पता होगा कि महासागरीय जो प्लेट होते हैं वो महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में पतले एवं भारी होते हैं और जो महाद्वीपीय प्लेट होते हैं ये अधिकांशतः मोटे और हल्के होते हैं। हल्का का मतलब, ये हल्का मत समझिए उठा लेगा, हल्का का मतलब तुलनात्मक रूप से इसके तुलना में हल्का होता है। अब आपसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सत्य दिए हुए हैं। निम्न कथनों में विचार कीजिए। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग सियाल है। सियाल ऐसे ही तो होता है ना। सियाल की रासायनिक बनावट सिलिका और एल्यूमिनियम है। सियाल में अवसादी और ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है आपसे, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही, तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। देखो सियाल होता है यानी कि सिलिकन और एल्यूमिनियम होता है, अभी मैंने लिखा था सियाल। फिर होता सीमा यानी कि सिलिकन और मैग्नीशियम होता है। फिर होता नीफे, निकेल और आयरन। सबसे कोर में क्या होते हैं? नीफे, निकेल और आयरन होते हैं। ओके, अगले सवाल पर चलें। फिजिकल ज्योग्राफी है, आसान होता है ये, बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। निम्न से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? देखिए पृथ्वी को बांटा जो गया है वो किस प्रकार से बांटा गया है? ऐसे बनाइए, पृथ्वी बनाइए और इसमें सबसे नीचे होता है कोर, फिर होता है आपका मध्य मंडल, फिर होता है आपका ऊपरी भूपर्पटी। अब भूपर्पटी में भी बांटा गया है। भूपर्पटी में ऊपरी भाग होता है, दुर्बल मंडल का ऊपरी भाग होता है, निचला मंडल होता है, मध्य दुर्बल मंडल होता है या निचला दुर्बल मंडल होता है। ये आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये सब आसान होता है, ज़्यादा टफ तो नहीं होता है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, आपने पढ़ा ही होगा ये। यह मोह अशांतता, देखिए पृथ्वी जो होता है, अभी मैंने जो बांटा था इसको अलग अलग अशांतता यानी कि डिसकंटिन्यूटी के द्वारा बांटा जाता है। जैसे मोहो रिपेटी गुले ऐसे ही करके होता है, जिसमें होता है आपका मोहो होता है, फिर आपका रिपेटी होता है, उसके बाद से लेहमन होता है। ये अलग अलग अशांतता हैं जिनमें बांटा गया है अलग अलग डिवीज़न को पृथ्वी के कोरों में। ओके, जैसे मैं बताता हूँ, इसको याद करने का जो आसान ट्रिक है वो क्या है? कौमरी गुले। ओके, कौमरी गुले को एक बार लिख कर रख लीजिए। अब आगे का मैं बताता हूँ, आगे का क्या होगा एक बार सुनिएगा ध्यान से। ये पूरा पृथ्वी मैंने बनाया, ये पिज़्ज़ा नहीं है, पृथ्वी है। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ओके, पहला किसको किसको अलग करता है? पहला अलग करता है ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को। ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाले को मेंटल बोलते हैं, सबसे नीचे वाले को कोर बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब क्रस्ट में भी डिवीजन है, ऊपरी क्रस्ट है ये और निचला क्रस्ट है ये। इसके बीच में क्या होगा? कोनोराड, कोनोराड। ओके, उसके बाद से क्या हो जाएगा? जो निचला क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है, इनके बीच का ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोहो। क्या कहलाता है? मोहो। और उसके बाद से क्या हो जाएगा? जो आपका ऊपरी मेंटल है और निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इनके बीच का अशांतता क्या कहलाएगा? ये रिपेटी कहलाता है। फिर आपका निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच का अशांतता क्या कहलाता है? ये गुटेनबर्ग कहलाता है। और निचला मेंटल, ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच का अशांतता क्या कहलाता है? लेहमन कहलाता है। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है उनको कठिन लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये पृथ्वी का आंतरिक संरचना चैप्टर भाग होता है जो एनसीईआरटी वगैरह में भी होता है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बेसिक ज्योग्राफी है ये। थोड़ा सा कठिन आपको पहली बार में लग सकता है, दूसरी बार में आसान लगेगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भूपटल और ऊपरी मेंटल। ओके, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 9 का आंसर बताइए, एक बार पढ़िए, इसका आंसर क्या निकालना है निकालिए एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा ही। एक बार सोचिए, एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है, 30 सितंबर को आप एग्जाम दे रहे हैं, यही सवाल आया हुआ है सामने। निकालिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौसम विज्ञान का संस्थापक अरस्तु को माना जाता है, यहाँ पर ये सही दिया हुआ है।
ओके, डी इसमें सही दिया, बाकी पहला गलत है। भौतिक भूगोल का जन्म जेम्स हंटन को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जो जनक है वो कहा जाता है पोलिडोनियस, पोलिडोनियस को कहा जाता है। भूगोलवेत्ता जेम्स हंटन ने बताया था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ये किसने बताया था? जेम्स हंटन ने बनाया था। ओके, मानसून की खोज सर्वप्रथम अल मसूदी ने की थी। मानसून की खोज सर्वप्रथम हिप्पालस ने की थी, अल मसूदी ने नहीं किया था। तो इसमें डी सही दिया हुआ, बाकी तो गलत है। निम्न से किसने पृथ्वी को सर्वप्रथम गोलाभ बताया था? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर बी, अरस्तु ने बताया था। सामान्य रूप से 8 किलोमीटर तक पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करने पर प्रति 32 मीटर पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रति 32 मीटर पर जब आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सी की वृद्धि होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्लेट विवर्तन की यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी सिद्धांत का वैज्ञानिक व्याख्या किसे दिया जाता है? वैज्ञानिक व्याख्या किसने किया था? यह श्रेय किसको दिया था? वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक रूप से उसको किसने व्याख्या किया था? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको किया था WJ मॉर्गन ने। ओके, समस्त पृथ्वी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस के रूप में, ज्योग्राफी के रूप में 10 बार पूछा गया है। PCS और UPSC तक में पूछा गया है ये, और इसमें कन्फ्यूज बहुत सारे बच्चे होते हैं। मुझे भी पता है, कुछ ऑक्सीजन, कुछ सिलिकॉन सोच रहे होंगे, कुछ एल्यूमिनियम सोच रहे होंगे, यही 3 ऑप्शन सोच रहे होंगे। लोहा पर तो कोई नहीं मारेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आंसर लोहा हो जाएगा, है ना। 35% लोहा, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2.4%, गंधक 1.9%, कैल्शियम 1.1%, एल्यूमिनियम 1.1%। समस्त पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व, एलिमेंट्स की संख्या पूछा गया समस्त पृथ्वी पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लोहा। पृथ्वी के क्रस्ट में अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला होता है आपका क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है, फिर कोर होता है। तो पृथ्वी के क्रस्ट के बारे में पूछा गया है। अब इसका आंसर बताइए एक बार, क्या होगा? पृथ्वी क्रस्ट में तत्वों के प्रतिशत के अनुसार सही क्रम लगाइए। क्रस्ट में यानी कि ऊपरी परत पर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इनके क्रम को लगाना है आपको। बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। लोहा कोर में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। कोर में ऊपरी कोर और निचला कोर दोनों में निकेल और लोहा पाए जाते हैं। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाएगा, फिर आपका सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम 8.1%, फिर लोहा आपका 5.1% पाया जाएगा। निम्न कथनों विचार कीजिए। महाद्वीपीय प्लेट की औसत गति 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। महासागरीय प्लेट की औसत गति 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं, एक भी असत्य नहीं दिया हुआ है। ओके, अगले सवाल पर चलें। सौरमंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? बताइए कौन सा ज्वालामुखी सबसे बड़ा है सौरमंडल का? जितने सौरमंडल में ग्रह हैं उन सब के बारे में पूछ रहा है, पृथ्वी का नहीं पूछ रहा है आपसे। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा ओलंपस मोन्स नाम है इसका। और सौरमंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी एकांगुआ 6960 मीटर एंडीज पर्वत पर है। और पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ है, जो हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप में पूरा का पूरा शहर जलकर राख हो गया है, करंट अफेयर है। हवाई द्वीप को देख जाइएगा एग्जामिनेशन में। अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर बना होता है? अधिकेंद्र के बारे में पूछा गया आपसे। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 90 डिग्री कोण पर बना होता है। निम्न में कौन सी भूकंप तरंगें सबसे कम गति वाली परंतु सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं? भूकंप तरंगें होती हैं पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, अलग अलग भूकंप तरंग होते हैं। जैसे पी में यानी कि पोर्टेबल, यानी कि ये सभी माध्यम से गुजर सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब जगह से गुजर सकती है। एस फॉर सॉलिड याद रखिए, एस तरंग का मतलब मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, एस फॉर सॉलिड नहीं होता है। एस तरंग का नाम है, तरंग का नाम है एस। ये केवल और केवल सॉलिड से गुजर सकती है, ये भी पूछ लेता है कई बार। तो आप बताइए इसमें से पूछा है, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा एल तरंग, जो धरातल पर चलती हैं और खतरनाक होती हैं, भूकंप होती है, विनाशकारी भूकंप इसी तरंग के कारण आता है। ओके, महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके या किनके कारण होते हैं? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रण बल। बताइए कौन सा सही होगा? तो 19 का आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों सही हैं, इनके कारण ज्वार भाटाएं बनती है। महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है। कथन सही कौन सा है आपको चुनना है। सवाल कठिन मत समझिएगा, स्टेटमेंट वाले सवाल आसान होते हैं प्रायः। एक बार पढ़ के कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, आपको बहुत आसान लगेगा। सही उत्तर चुनना है।
OMI को मतलब कि ओशियन मीन टेम्परेचर को 26 डिग्री सी समताप रेखा गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर दक्षिण पश्चिम 129 मीटर पर होती है। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकाल औसत वर्षा से कम होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं बताऊंगा इस सवाल की खूबसूरती क्या है। देखिए यहाँ पर 129 मीटर नहीं 100 मीटर ही होगी, 50 से 100 मीटर ही होगी, इसलिए पहला गलत है, तो दूसरा का इसका सही हो जाएगा। और आपको बताऊं मैं ये कहाँ सवाल है, ये UPSC PT 2020 का सवाल है। 2020 PT का सवाल है ये, जब सबसे टफ पेपर आया था। वैसे 2023 का भी पेपर सबसे टफ आया था। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अच्छा सॉरी, 1 मिनट, 21-22 इधर ही है। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। एक ही जैसे तापमान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा, समताप। एक ही जैसे दबाव वाले क्षेत्र को मिलाने वाले रेखा को समदाब रेखा। और देखिए ये रेखाएं सर्किल भी हो सकती हैं, गोलाकार भी हो सकती हैं, ऐसे कर्व भी हो सकता है, किसी भी तरह को कोई जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन होगा। उसी प्रकार से एक ही समय में भूकंप आने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, होमोसिस्मल लाइन कहा जाता है। और एक चीज़ सुनिएगा, होमोसिस्मल लाइन कहा जाता है एक ही समय पर भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा। यहाँ भी भूकंप आया है, यहाँ भी भूकंप आया, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या होता है, होमोसिस्मल। लेकिन 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 अब सुनिए, एक ही समान तीव्रता 5.4 का यहाँ भी भूकंप आया, 5.4 का यहाँ भी भूकंप आया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है समभूकंपीय रेखा, आइसोसिस्मल लाइंस कहा जाता है। आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल को ध्यान में रखिएगा। एक ही तीव्रता वाले को आइसो कहा जाता है, समभूकंप रेखा कहा जाता है। और एक ही समय पर दो अलग अलग क्षेत्र जो भूकंप से प्रभावित हुए हैं उनको होमोसिस्मल कहा जाता है। ओके, किलायू, माउंट एटना, स्टॉम्बोली, माउंट एरेबस। अब इसको मैच कीजिए एक बार, कौन सा इसमें सही होगा, इसको आंसर से मैच करने की कोशिश कीजिए। किलायू कहाँ है, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में अभी जगह, किलायू है आपका हवाई द्वीप में। चलिए ठीक है भाई, यानी कि A का 1 हो जाएगा। माउंट एटना कहाँ है, तो माउंट एटना है आपका सिसिली में। स्ट्रॉम्बोली कहाँ है, तो ये है आपका लिपारी द्वीप पर। और माउंट एरेबस कहाँ है, तो ये है रास द्वीप पर। इसका आंसर A हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, 24 नंबर सवाल पर चलते हैं। 23 पर, निम्न से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। बताइए इसका आंसर। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा यासुर। जो यासुर है ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यासुर एक सक्रिय ज्वालामुखी जो विगत 800 वर्ष से सक्रिय है और ये तन्ना द्वीप वनुआतु पर स्थित है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा यासुर को। अगला है कि जिस बिंदु से कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ से कंपन उत्पन्न हो रहा है, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है तो यहाँ से कंपन उत्पन्न हो रहा है तो इसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर जो बिंदु होता है भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और सही पूछा गया है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं। ओके, पर्वत निर्माण संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन का सही मिलान कीजिए। देखिए कोबर, होम्स, जेफरीज और जोली ये अलग अलग प्रतिपादक हैं जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिया है। मुझे पता है कि बहुत लोग बोल रहे थे बहुत आसान टेस्ट है, आसान टेस्ट है, आज ज़रा मुझे करके बताइए 40 नंबर से ज़्यादा किनके आते मैं भी देखता हूँ। 25 का आंसर मैच कीजिए इसका। कोबर का सिद्धांत क्या है, कोबर का है पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। होम्स का सिद्धांत क्या है, संवहन तरंग सिद्धांत। जेफरीज ने दिया था तापीय संकुचन। जोली ने दिया था रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत। ओके, पठार व उनकी स्थिति का सही युग्म नहीं है ये पूछा गया है। कौन सा पठार कहाँ पर नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अनातोलिया पठार का नाम सुना है, कुछ दिन पहले ही भूकंप के कारण चर्चा में था, तो तुर्की सही होगा। मेसेटा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप ये भी सही है। कोलोराडो पठार ये कनाडा, ये गलत दिया हुआ है। कोलोराडो पठार जो है ये यूएसए में है, ना कि कनाडा में, यूएसए में है ये। कोलोराडो पठार भी यूएसए में है। और ग्रेट बेसिन पठार जो है ये भी कहाँ पर है, तो यूएसए में ही है। ओके, अगला है डायमेंटिना गर्त निम्न से कहाँ पर स्थित है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था सरगेसो सागर कहाँ पर स्थित है, इसलिए इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का, इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है ये। ओके, संपूर्ण सागरीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर मग्न ढाल पाया जाता है। मग्न ढाल क्या होता है, जैसे ये भारत है और ये समुद्र का क्षेत्र है, तो मग्न ढाल होता है जहाँ स्थल समाप्त होकर समुद्र शुरू होता है, वही क्या कहलाता है, मग्न ढाल कहलाता है। जैसे ये समुद्र है तो इसके तहत ये जैसे समुद्र दिख रहा है आपको, इसके तहत ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर क्या कहलाता है, ये पूरा मग्न ढाल कहलाएगा।
तो मग्न ढाल कितना परसेंट है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 8.5% है। ओशियोनोग्राफी से सवाल है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मग्न ढाल की 2 से 8 डिग्री के मध्य होती है। मग्न ढाल की ढाल जो होती है, मग्न ढाल महाद्वीपीय परपटी और सागरीय परपटी के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। अभी मैंने आपको बताया कि महासागर और जो महाद्वीप होते हैं उनके बीच का जो संक्रमण का थोड़ा सा क्षेत्र होता है वही क्या कहलाता है, आपका मग्न ढाल कहलाता है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। आपसे पूछा गया असत्य कथन कौन सा है, तो देखिए दूसरा तो सत्य है बिल्कुल, पहला जो है वो असत्य दिया हुआ है। मग्न ढाल की प्रवणता जो होती है, स्लोप जो होती है वो 2 से 5 डिग्री के बीच में होती है। 2 डिग्री से 5 डिग्री, बहुत ही डीप फैक्ट पूछा है इन्होंने, इतना भी डीप नहीं जाना चाहिए। तो 2 डिग्री से 8 डिग्री दिया हुआ है, 2 डिग्री से 5 डिग्री होता है। ओके, अगला है कि 30 नंबर सवाल कि महाद्वीपीय मग्न तट की ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में होती है। जहाँ पर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पर मग्न तट संकरे होते हैं। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं, इसका आंसर तो दिया है दोनों सही है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका केवल दूसरा सही होना चाहिए, पहला गलत होना चाहिए। पहला इसका गलत होना चाहिए। 30 का आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। इस टेस्ट सीरीज में इसका आंसर ए दिया हुआ है। ओके, निम्न किस अक्षांश के बीच महासागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। अक्षांश देशांतर आपको पता होगा, तो महासागरीय मैदान, महासागर आपने ओशियोनोग्राफी अगर ढंग से पढ़ा होगा तो मग्न तट होता है, महासागरीय गर्त होता है, महासागरीय श्रृंग होते हैं, महासागर के बीच बीच में छोटे छोटे पर्वत होते हैं। जैसे अराकान योमा जो अपना अंडमान निकोबार है वो समुद्र के अंदर में पर्वत है। अगर बंगाल की खाड़ी को सुखा देंगे तो आपको वहाँ पर पर्वत दिखेगा अंडमान निकोबार पर। ओके, उसी प्रकार से महासागर का मैदान होता है जो लंबा समतल क्षेत्र होता है, गहरा समुद्र इसी को कहा जाता है। लंबा समतल क्षेत्र होता है समुद्र के अंदर में, काफ़ी बड़ा एरिया होता है। तो किस अक्षांश के बीच सर्वाधिक विस्तार है ये आपसे पूछा गया है, बताइए इसका आंसर। देखते हैं जो लोग आसान बोले तो उनसे निकलता है कि नहीं। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बीच में सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है महासागरीय मैदानों का। तो क्या है इसका आंसर, 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच महासागरीय मैदान का अभाव देखा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एल्बेस्ट्रोस कटक कहाँ पर स्थित है, ये कटक होते हैं बीच समुद्र में कहीं कहीं पर। जैसे हिंद महासागर में भी बहुत सारे कटक दिख जाएंगे आपको, मध्य प्रशांतीय कटक भी दिख जाएगा, अटलांटिक में भी आपको कटक दिख जाएंगे। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ये मिलते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर में। अगला है निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी भी है, ये आपको पता है। भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये ऊपर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर पूर्वी इलाकों में है ये ज्वालामुखी। पहला तो सही हो जाएगा, यानी ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं, और सही पूछा गया है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। निष्क्रिय नहीं बना हुआ है भाई, सक्रिय बना हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल पहला सही है। और 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, कथन 2 गलत दिया हुआ है। ओके, क्यों गलत दिया हुआ है, क्योंकि ग्रेट निकोबार के 140 किलोमीटर पूर्व लिखा हुआ है, जबकि पोर्ट ब्लेयर जो है उसके 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है ये, ना कि ग्रेट निकोबार का। निकोबार तो और भी नीचे हो गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहला केवल सही दिया हुआ है। यूपीएससी 2018 ईस्वी का प्रश्न है ये। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांश में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण होता है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पर अभाव होता है उसका, इसी कारण से यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। अगला है कि अग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों का सही क्रम में लगाना है कि सही क्रम कौन सा है। इसमें से ग्रेनाइट नीस बनता है, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट और सिस्ट दिया हुआ है। बताइए इसमें से कौन सा सही दिया हुआ। अग्नेय चट्टान के रूपांतरण से जो शैल बनती है उनको मैच करना है, ये किसके रूपांतरण से किस शैल का निर्माण होता है। जैसे चूना पत्थर जो होता है वो आपका संगमरमर बनाता है, उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। ग्रेनाइट से नीस का निर्माण, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट का, बेसाल्ट से सिस्ट का भी निर्माण होता है। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं 37 नंबर पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसाल्ट चट्टानों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, कायांतरित चट्टानों में यूरेनियम पाया जाता है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कथन बताना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं। अम्लीय अग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 65 से 85% तक पाई जाती है।
लेहमन असंबद्धता पाया जाता है किसके किसके बीच में? अभी मैंने कौमरी गुले आपको याद करवाया है। गुले ले सबसे नीचे आता है ना, कौमरी गुले, तो यानी कि ऊपरी कोर और निचला कोर होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का? 39 का आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंतरिक तथा बाह्य कोर के मध्य पाया जाता है कौमरी गुले, कोनोडाट मौत से कौमरी गुले, ऐसे मैंने रिटेन वर्ग ऐसे समझाया है पूरा, अभी कौमरी गुले आपको याद करवाया, उसी से ये सवाल पूछा गया। ओके, निम्न से कौन सा कथन सही है बताना है आपको। 40 का आंसर पढ़िए एक एक को और सही आंसर निकालिए। खुले महासागर में सर्वाधिक लवणता अटलांटिक महासागर के सारगैसो सागर में पाया जाता है। यहीं से सवाल पूछा गया था, सारगैसो सागर कहाँ है? तो उत्तरी अटलांटिक में है। महासागरों में औसत लवणता 35% होती है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड लवण की होती है। NaCl लवण सबसे ज़्यादा पाया जाता है समुद्री नमक में। बताइए कौन सा होगा? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हुए हैं, सब सही है। महासागरीय जल का वार्षिक तापक्रम न्यूनतम एवं उच्चतम क्रमशः होता है कहाँ कहाँ पर? महासागरीय जो जल जो होते हैं उनका वार्षिक रूप से सबसे ज़्यादा गर्म कब रहता है और सबसे गर्म कब रहता है, ये पूछा गया। सबसे कम गर्म और सबसे ज़्यादा गर्म कब रहता है, ये आपसे पूछा गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 41 का आंसर हो जाएगा डी, फरवरी और अगस्त में क्रमशः ये होता है। और तापांतर पूछा गया वार्षिक। ओके, निम्न से कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? आसान सवाल है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए गुरु। फिजिकल ज्योग्राफी में समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जिनको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। मुझे आती है फिजिकल ज्योग्राफी, मेरे पास संसाधन नहीं है, नहीं तो मैं आपको पढ़ा देता। बताइए 42 का आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? गर्म जलधारा के बारे में पूछा गया है, लेकिन जलधारा तो आपको याद होना चाहिए। 42 का आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा की जलधारा जो है वो गर्म जलधारा कहलाती है। फ्लोरिडा की जलधारा अटलांटिक विषुवतीय धारा का अग्रभाग है। यह युकाटन चैनल से होते हुए मैक्सिको खाड़ी में प्रवेश करती है। मैक्सिको खाड़ी अर्धचंद्राकार रूप में है। इसके पूर्वी भाग पर फ्लोरिडा जल मध्य है और यह एक गर्म जलधारा चैनल भी है। दीर्घ ज्वार कब आता है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में होते हैं। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। ये जब सन और मून और ये अर्थ तीनों एक सीध में होंगे तो सबसे बड़ा दीर्घ ज्वार उठता है। ओके, 44 है कि यह वायुमंडल, क्षोभ मंडल के बारे में बताना है आपको। क्षोभ मंडल के बारे में बताना है, क्षोभ मंडल के बारे में बताना। बहुत आसान सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए जरा। कौन सा कथन सत्य है निकालिए। यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है, ये तो सही है भाई, इसमें क्या गलत है? ये तो सही दिया हुआ है 44 का पहला तो सही होगा, तो इसको काट दीजिए। इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई 18 किलोमीटर, विषुवत पर 8 किलोमीटर। विषुवत पर ज़्यादा ऊंची होती है, ध्रुव पर कम होता है। विषुवत पर ज़्यादा ऊंची होती है क्षोभ मंडल, ये आपको पता होना चाहिए। विषुवत पर ज़्यादा ऊंची होती है और ध्रुवों पर ग्रेविटी ज़्यादा है, वहाँ पर चपटी हो जाती है पृथ्वी, इसके कारण क्षोभ मंडल भी चपटा हो जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और जो 3 है वो सही हो जाएगा। दूसरा काटेंगे तो ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। 1 और 3 सही हो जाएगा। तीसरा नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। क्षोभ मंडल तापमान गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 15 डिग्री सी करीब में होता है। 1 डिग्री सी होगा। आप 165 मीटर आप ऊंचे जाएंगे ज़मीन से तो आपको 1 डिग्री कम टेम्परेचर लगेगा। जब पहाड़ों में आप जाते घूमने तो क्यों ठंडा होता है? क्योंकि उनकी ऊंचाई अधिक हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर मौसम ठंडा रहता है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं, ये तो पता होगा आपको। वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, आपने पढ़ा होगा मंडल। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। 45 का आंसर ए हो जाएगा। कास्ट स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, क्रस्ट स्थलाकृतियों का निर्माण किससे होता है? तो सी हो जाएगा, भूमिगत जल के द्वारा। भूमिगत जलों के द्वारा जो होती है वो क्रास्ट स्थलाकृति की निर्माण होता है। 67वीं BPSC और जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आपके हिमनद के द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उससे सवाल पूछा गया था। तो अगली बार जो भूमिगत जल के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होता है वहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप से भारी और महीन पदार्थों के निक्षेप को क्या कहा जाता है? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? हिमोड कहा जाता है इसको। ओके, निम्न से किस हिमनद स्थल रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टान मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ड्रमलिन का निर्माण होता है, ड्रमलिन का। यही BPSC में पूछा गया था, एक बार उल्टा कर देखिएगा तो इसी को स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया है, जो थोड़ा सा कठिन सवाल था। हिमनद के द्वारा अपरदन से निर्मित स्थल रूपों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतर सर्क हिमनद
घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। सर्ग के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं, ये भी सत्य है। हिमानीकृत घाटियाँ अंग्रेजी का अक्षर यू जैसी होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तीनों के तीनों सत्य हैं और यही वो सवाल है जो आपसे पूछा गया था 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सारे के सारे जो हैं सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। ओके, 50 नंबर सवाल पर चलते हैं कि डोलाइन और युवाल तथा लेपिस उदाहरण है किसके? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी भौम जल द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति के उदाहरण हैं, बी आंसर हो जाएगा 50 का। ओके, प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? युवा अवस्था यानी कि उथली भी आकार की घाटी आपसे सुमेलित नहीं पूछा गया है। प्रौढ़ावस्था में प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। वृद्धावस्था में गोकुर झील का निर्माण हो जाता है। सभी सुमेलित हैं, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रौढ़ावस्था में प्राकृतिक बांध का निर्माण, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। जो प्राकृतिक बांध का निर्माण होता है प्रौढ़ावस्था में मेंढर्स का, ऑक्सबो झील यानी कि गोकुर झील, तटबंध, लट वाली नदियाँ, इनका निर्माण होता है। ओके, और युवावस्था में झरने, रैपिड्स, गॉर्ज भी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। और वृद्धावस्था में डेल्टा, फ्लड प्लेन्स और मेंडर्स और ऑक्सबो झीलों का निर्माण करती हैं। ये नदियां हैं जो अलग अलग नदियां निकलती हिमालय वगैरह से, वो अपने युवावस्था में क्या करती है, प्रौढ़ावस्था में क्या करती है, वृद्धावस्था में क्या करती है, उनके बारे में सवाल है ये फिजिकल ज्योग्राफी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 का? यहाँ पर बी जो है वो गलत दिया हुआ है, बी गलत है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है, ये पूछा गया है। गर्म हवा नहीं है ये पूछा गया है। जो यूरोप की कुछ फेमस हवाएं हैं, अमेरिका की कुछ फेमस हवाएं हैं, इनके बारे में पढ़ कर जाइएगा। यहाँ से बेधड़क सवाल पूछे जाते हैं, हर दूसरे तीसरे सवाल जो साल होता है उसमें सवाल पूछे जाते हैं। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा डी, विलीवा जो है ये गर्म हवा नहीं है। बाकी जो है चीनूक, उसके बाद से फर्न और सिरोक, ये तीनों के तीनों जो हैं गर्म हवाएं हैं। और जो बिलीबा है ये अलास्का में बहने वाली ठंडी हवा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, जबकि चीनूक, फॉन व सिरोको ये गर्म हवाएं हैं। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी हवा रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है? यूपी पीसीएस का सवाल है ये, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का निकालिए एक बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल पर। रॉकी पर्वत आपने देखा होगा या सुना होगा, पढ़ा भी होगा। रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल, रॉकीज, एंडीज सुना होगा। बताइए 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा सी, चीनूक। चीनूक एक गर्म प्रकार की हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढलानों पर चलने वाली गर्म हवा है। और यह हवा क्योंकि यह बर्फ़ को पिघलाती है इसलिए चारागाहों को बर्फ़ से मुक्त भी करती है। ओके, समताप मंडल 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है, जिसका क्या कारण होता है? वहाँ पर क्या होता है ना, उसका कारण क्योंकि वहाँ पर जो परत होती है यूवी रेज को जो सोखती है, उसके कारण से क्या होता है, वहाँ पर तापमान जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो कौन से गैस के कारण होता है? तो आपको पता ही होगा, ओजोन गैस जो होती है उसके कारण से होता है। स्ट्रेटोस्फीयर की बात हो रही है यहाँ पर। सूर्य ताप का कितना प्रतिशत इकाई पृथ्वी के हिमच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर वापस लौट जाती है? एल्बिडो का नाम सुना होगा, उष्मा बजट का नाम सुना होगा कि पृथ्वी को कितनी उष्मा प्राप्त होती है, कितना उससे रिटर्न हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है बर्फ़ से ढके हुए जो क्षेत्र हैं उनसे कितनी प्रतिशत जो सूर्य की ताप है वो वापस लौट जाती है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा डी, 2% जो सूर्य ताप होती है वो लौट जाती है। पृथ्वी से ऊपर बढ़ने पर वाष्प की मात्रा क्या परिवर्तन होता है? वाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? पृथ्वी से जब आप ऊपर जाएंगे तो वाष्प जो होता है वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, घटती है वाष्प ऊपर जाने पर। ओके, धरातल के निकट जलवाष्प की मात्रा 1 से 4% तक पाई जाती है। उष्णकटिबंध में जलवाष्प की मात्रा 2.6% तक होता है। ओके, अगला है कि आयन मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आयन मंडल के बारे में पूछा गया है। एक बार पढ़िए सभी स्टेटमेंट को और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, कोशिश तो कीजिए एक बार आप। गलत होगा तो मैं तो आंसर बताऊंगा ही। 57 का आंसर क्या होगा? इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। नहीं, आयन मंडल का विस्तार तो 80 से 640 किलोमीटर तक होता है, यानी कि पहला ही इसमें गलत दिया हुआ है। यहाँ पर प्रस्तुत गैस जो होते हैं वो कण विद्युत आवेशित होते हैं। गैस जो होते हैं वो आयन के फॉर्मेट में होते हैं, आयन के फॉर्मेट में होते हैं और वो विद्युत आवेशित होते हैं क्योंकि उन सब पर पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश होता है। इस मंडल में अरोरा
बोरियोलिसिस और अरोरिया ऑस्ट्रेलियाइस की घटना होती है। अरोरा बोरियोलिसिस जो होती है ये उत्तरी गोलार्ध में देखा जाता है और ऑस्ट्रेलिस जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है। ये घटनाएं आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह पर, इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह पर देखा होगा कि नॉर्वे वगैरह में आकाश जो होती है वो नीली हो जाती है रात को, उसी को कहा जाता है अरोरा बोरियोलिसिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। ट्विंग ट्विस्टर है थोड़ा सा ये। डी परत और ई परत आयनमंडल में ही पाया जाता है। रेडियो संचार के लिए ये परतें बड़े ही महत्वपूर्ण होती हैं, डी और ई परत। ओके, सौर स्थिरांक बराबर होता है किसके? 58 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? सोलर कांस्टेंट की बात हो रही है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है लगभग में 2 ग्राम कैलोरी वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट के बराबर होता है ये। ओके, वायुमंडल की सीमा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा को सौर स्थिरांक कहा जाता है। ओके, अगला है निम्न से सूर्य ताप को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? कौन सा ऐसा चीज़ है जो सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करता है? सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करता है। परावर्तन का कोण, दिन की लंबाई, वायुमंडल की पारदर्शिता, पृथ्वी की सूर्य से दूरी। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन का कोण जो है वो प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपतन का कोण प्रभावित करता है। ये होता है आपतन का कोण, ये होता है परावर्तन का कोण। ये आपने परावर्तन का नियम पढ़ा होगा। ये दोनों कोण जो होते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, बराबर होते हैं। आपतन कोण जो सूर्य से रोशनी आ रही है वो प्रभावित करेगी, जो वापस जा रही है वो सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करेगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल सवाल था ये। अगला है, और मैच करना, आपको सत्य कथन निकालना है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। एक ऑप्शन इसमें से निकालिए जो गलत हो, या हो सकता है सारे के सारे सही हो। समून और गरीज पवन ईरान से संबंधित हैं, बताइए। ईरान में दस्ते लूट और दस्ते कबीर नाम के 2 रेगिस्तान भी पाए जाते हैं। और अगला क्या है? ब्रिक फिल्डर एक गर्म और शुष्क हवा है जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। हरमट्टन को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। हरमट्टन कहाँ पर बहती है? ये आपके अफ्रीका में बहती है। और अफ्रीका की जो उष्ण जलवायु होती है, खूब ज़्यादा गर्म, उसमें ये गर्म हवा जब बहती है ना, उष्ण मतलब क्या हो गया? आर्द्र जलवायु, मेरा मतलब है आर्द्र जलवायु, जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जब ये गर्म हवा चलती है तो बहुत राहत पहुँचाती है लोगों को, इसलिए इसको डॉक्टर हवा भी कहते हैं। हरमट्टन को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। लू गर्म और शुष्क हवा है जो उत्तरी भारत में चलती है, बिल्कुल सही है। ये तो सारे के सारे सही निकल गए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 60 ही सवाल थे। मुझे बहुत कम उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे के 40-50 के बीच में ही हुए होंगे सही, बहुत सारे के उससे कम भी हुए होंगे सही। इससे हतोत्साहित नहीं होना है, आपको इस तरह के सवालों का भी सामना करना चाहिए। कितने दिन तक आप आसान सवाल ही करते रहेंगे? और आसान सवाल भी थे इसमें बहुत सारे, मैक्सिमम सवाल आसान ही थे, कुछ सवाल आपको कठिन लगे होंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी।